नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और यूपी की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर की। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटीएफ की रडार पर भेदी एसटीएफ के जवान और पुलिसकर्मी अब हैं, यानी कि एसटीएफ इस मामले को लेकर के किसी भी तरह की कोताही बरतने वाली नहीं है। अतीक के लिए कुछ पुलिसकर्मियों के काम करने का भी शक है, जिनको लेकर के अब कार्रवाई के मोड में पुलिस की टीम नजर आ रही है। कुछ दारोगा, इंस्पेक्टर और गजेटेड ऑफिसर पर भी अतीक की मदद करने का शक है। संदिग्ध पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। अतीक गैंग से संबंधों की जांच वरिष्ठ अधिकारी खुद करते हुए भी अब नजर आ रहे हैं। तो अतीक अहमद को जो पुलिसकर्मी मदद पहुंचा रहे थे उनके खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। जिन पुलिसकर्मियों पर शक है, जिन एसटीएफ के जवानों पर शक है, उनकी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं ताकि जो शूटर फरार हैं उनका पता चल सके। जो शूटर फरार हैं, कहीं उन्हें पुलिस की ओर से तो संरक्षण नहीं मिल रहा है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी सामने आ रही है। एसटीएफ की रडार पर भेदी पुलिसकर्मी और एसटीएफ के जवान हैं। शक है कि कुछ पुलिसकर्मी अतीक गैंग के लिए काम करते हैं। इनमें दारोगा, इंस्पेक्टर और गजेटेड अधिकारियों तक के नाम शामिल हैं। तो कितनी अहम ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे पुलिस वालों के नामों का खुलासा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो मदद अतीक को मिल रही है, अतीक की गैंग को मिल रही है, अतीक के उन शूटरों को मिल रही है जो फरार चल रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारी खुद संदिग्ध पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल्स अब खंगाल रहे हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि कुछ इंस्पेक्टर और दारोगा गैंग में जमीन के काम से जुड़े थे। सद्दाम और शिबली और उस्मान छर्रा को पुलिस का संरक्षण मिला था। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन पर शक है वे अभी भी अतीक गैंग के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों का पता लगाने की कोशिश अब की जा रही है और अगर यह खुलासा जल्द से जल्द हो गया तो फिर जो शूटर फरार हैं उनकी लोकेशन भी कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों को मिल जाएगी और इस मामले में और भी तेजी से कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल की हत्या से पहले सिम कार्ड और मोबाइल खरीदे गए थे। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हत्याकांड से पहले मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदे गए थे। अतीक के बेटे असद ने मोबाइल और सिम कार्ड खरीदे थे। 16 मोबाइल और 16 सिम कार्ड खरीदे जाने की खबर है। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार हो रहे हैं और अब यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हत्याकांड की साजिश रचने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन खरीदे गए थे। 16 मोबाइल फोन खरीदे गए थे, 16 सिम कार्ड खरीदे गए थे और उसके बाद ये मोबाइल फोन किन लोगों को बांटे गए हैं इसकी भी जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं एक के बाद जो एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में जो शूटर्स फरार हैं उन तक पहुंचने में ये जानकारी पुलिस के बेहद ही काम आ सकती है। तो एक और बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। हत्याकांड से पहले 16 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड खरीदे गए थे और ये सिम कार्ड किसी और ने नहीं बल्कि अतीक के बेटे असद ने खरीदे थे, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश देती हुई भी नजर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से एक्शन लगातार जारी है और अब पीलीभीत से सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। पीलीभीत जेल के सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि गिरफ्तार सिपाही मनोज गौड़ को अतीक अहमद के भाई की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मनोज का कुछ दिन पहले ही बरेली से पीलीभीत ट्रांसफर किया गया था। आरोप है कि मनोज गौड़ बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ का मददगार था। अब आरोपी सिपाही को बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो जानकारी निकलकर सामने आई थी वो यह आई थी कि जो उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई है वो बरेली जेल और साबरमती जेल में रची गई है। यहां पर अशरफ ने वो साजिश रची है और वहां पर अतीक ने जो है वो साजिश का पूरा ताना बाना बुना है और उसके बाद जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अब ऐसे में
जब सिपाही की भूमिका इसमें निकलकर सामने आई है तो अब सिपाही को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और जब सिपाही से पूछताछ होगी तो उसमें कुछ और नामों के भी क्या खुलासे होंगे, ये भी देखने वाली कहीं ना कहीं बात होगी। यूपी से 3 बड़े सड़क हादसों की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि 3 जगहों पर बड़े सड़क हादसे देखने को मिले हैं, जिनमें 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कानपुर देहात के शिवली थाना इलाके में बारात में शामिल कार और ऑटो की टक्कर में बाप बेटी की मौत हो गई है। वहीं मिर्जापुर में ट्रेलर और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत की खबर है। फिरोजाबाद में भी एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन हादसों पर दुख जताया है। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। बता दें कि कानपुर हादसे में करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मृतकों की पहचान शिवराजपुर के गोपालपुर के रहने वाले कमलेश और उनकी बेटी निधि के रूप में हुई है, जिनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मिर्जापुर में विंध्याचल अकोढ़ी के पास ट्रेलर और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत की खबर है। 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। तीनों मृतक देहात कोतवाली इलाके के खजूरी गांव के रहने वाले थे और शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। वहीं फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़ी जीप में गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो 3 बड़े हादसे यूपी में हुए हैं। कानपुर से हादसे की खबर सामने आई है। फिरोजाबाद में भी सड़क हादसे में मौत का मामला सामने आया है। इसके अलावा मिर्जापुर से भी सड़क हादसे की यह खबर सामने आई है। से राजनांद जा रहे थे। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? 9 लोग थे। क्या किससे टकराई आपकी गाड़ी? हमारी गाड़ी रोड के साइड में जो गाड़ी खड़ी रहती है ना, वहाँ हम लोग खड़ी करके पेशाब कर रहे थे जी। तो पीछे से आके करेटा करके हम लोग को पीछे से मारा था। आपकी कौन सी गाड़ी थी? क्रूजर करके। जी क्रूजर। कहाँ पर किस जगह घटना हुई है ये मतलब लखनऊ निकलने के बाद में हाईवे पर नगला जवाहर में थाना नसीरपुर है, तहसील शिकोहाबाद है। इसमें एक दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें कुल मिलाकर 5 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है। मृतकों में बाबूलाल सन ऑफ मोहनलाल हैं, नीमाचंद पुत्र जयसराम हैं, कैलाश पुत्र बाबूराम हैं, राकेश पुत्र उल्लास चंद हैं और मिथिलेश गुप्ता वाइफ ऑफ प्रहलाद गुप्ता हैं। ये मृतक हुए हैं और बाकी जो 9 लोग हैं वो घायल हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं और उनका एटा पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को खुला चैलेंज दिया है। ओपी राजभर ने अखिलेश को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि वे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पीछे करके दिखाएंगे और 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान भी राजभर समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अगर योगी सरकार बुलडोजर सरकार है तो सपा की सरकार गुंडों की सरकार थी। तो अखिलेश को काहे तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो अखिलेश जी कहते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है, कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार थी। ये चर्चा रही तो इसका मतलब कि गुंडों की सरकार कही जाती थी, इसी तरह गुंडे पाल के रखे जाते थे कि मारो जिसको मर्जी उसको मारो। प्रमाण है उन्हीं की सरकार में जो हत्या हुई थी राजूपाल की, आज उनकी पत्नी उन्हीं के साथ है। तो जो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हम उसके पक्षधर हैं। निर्दोष न फंसे, निर्दोष न फंसे, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई। एक ही तो अखिलेश को काहे तकलीफ हो रही है। अब बात गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भी कर लेते हैं। दरअसल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 17 बिल्डरों को नोटिस भेजा है।
नोटिस उन बिल्डरों को भेजा गया है जिन्होंने मानचित्र शुल्क की फीस जमा नहीं की है। बकाया 146 करोड़ रुपए की वसूली के लिए जीडीए ने इन बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिया है। परिवर्तन प्रभारियों को बकाया 146 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश भी दे दिया गया है। जीडीए के सचिव ब्रजेश कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डरों पर कुल 209 करोड़ रुपए बकाया थे, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद कुछ धनराशि जमा हुई थी, लेकिन अभी भी 146 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे प्राधिकरण में इसकी समीक्षा की गई थी कि ऐसे कितने बिल्डर हैं जिनका नक्शा रिलीज हो गया और इंस्टॉलमेंट पूरी उन्होंने जमा नहीं की है। तो ऐसे प्रकरण समीक्षा करने में पाया गया कि लगभग 146 करोड़ रुपया बकाया हमारा 17 बिल्डरों पे। इन सभी बिल्डरों को हमने नोटिस जारी की है कि ये पैसा जमा करें और नोटिस के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। उसमें अगर जमा हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर बात फिरोजाबाद की भी कर लेते हैं, जहां आलू का उत्पादन करने वाले किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल किसानों का कहना है कि प्रति क्विंटल आलू के उत्पादन में उन्हें 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने प्रति क्विंटल के लिए 650 रुपए का भाव तय किया है और खरीदार का भी अता पता नहीं है। किसानों का कहना है कि पहले व्यापारी आलू खरीदने के लिए खुद खेतों पर जाते थे, लेकिन अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज भी फुल हो चुके हैं। ऐसे में किसानों को आलू खराब होने का डर सता रहा है। आलू का पानी कोई ना पूछ रहा, गन्या खाएगा। क्यों? सरकार तो काफी फायदा की बात कर रही है, ऐसे 6.5 रुपए खरीद रही है। यहाँ तो सब कोई आई है ना। कोल्ड स्टोर में क्या स्थिति है? वहाँ में ऐसी है कैसे कि ले जाओ गाड़ी और धरिए ना रही बेऊ से दोनों है जा तो ठाड़े में 400 रुपये सर लेबर ले रही है और 200 रुपये का पैकेट नहीं बिक रहा है सर। कोई पूछ ही नहीं रहा है, फ्री में भी महंगाई तो बहुत पड़ रही है। सरकार 6.5 रुपए किलो खरीदने की बात कर रही है, कोई खरीदने आया? नहीं, सरकार कह तो रही है सर, यहाँ तो कोई नहीं लेने आ रहा है। कोई लेने तो आए, किसी आएगा। यहाँ ये भी नहीं पूछ रहा है कि आलू तुमने किया है या नहीं किया है। आलू के जो हमारे किसान हैं उनके लिए सरकार के मंशानुरूप जिला प्रशासन की तरफ से एक विशेष प्रयास किया गया है। एक जो किसानों की समस्या रहती है कि कोल्ड स्टोरेज में उनको इंतज़ार करना पड़ता है, लाइन भी लगती है, तो उसके लिए फिरोज़ाबाद कोल्ड स्टोरेज इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐप बनाया गया है और इस बार किसान भाई हमारे यूज़ भी कर रहे हैं इसको। और इसके माध्यम से किसानों को ये व्यवस्था है कि जिस तरह से सिनेमा घर में टिकट वो लोग बुक कर लेते हैं पहले घर बैठे, उसी तरह से कोल्ड स्टोरेज में भी वो बुकिंग कर सकते हैं। और करीब 25% जो जनपद की पैदावार है उसका 25% बुक भी कर लिया गया है इस ऐप के माध्यम से। तो एक तो ये है, उसके अलावा जो ग्रीवांस है, रिड्रेसल की समस्याएं रहती हैं किसानों की, उसके नोएडा फेज 3 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 25 लाख की ड्रग्स के साथ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। तो पुलिस ने रेव पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा कर दिया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपियों के पास से 289 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 61 के D187 में नशे का पूरा कारोबार चल रहा था। पुलिस फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। वहीं पकड़े गए 3 लोगों में एक महिला भी शामिल है। आरोपियों की पहचान पुलकित कपूर, अभिषेक कुमार और पूजा गुप्ता के रूप में हुई है। दरअसल पूजा अपने घर में ही ड्रग्स का रैकेट चला रही थी। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स नीदरलैंड और अफगानिस्तान के जरिए भारत पहुंचाई जाती थी। आरोपी युवती पूजा की मां MBBS डॉक्टर है, वहीं पिता गोरखपुर रेलवे में इंजीनियर हैं। पूजा ने तमिलनाडु की नामचीन यूनिवर्सिटी से बीटेक भी कर रखा है और सेक्टर 82 की MNC कंपनी में कंसल्टेंट इंजीनियर भी थी। युवती ड्रग्स के धंधे में कैसे आई, इसकी जांच की जा रही है। इसका ट्रक मंगा के सप्लाई करने में ही रोल है सर, बाकी लोगों से सप्लाई कराती थी। बिल्कुल आरोपी बुलवाती क्या विदेशों से कुछ कार अभी हम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें कि ये मंगाते कहाँ से, कितने मंगाते थे, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, ये सब जानते हैं। खबर गोंडा से है, जहां कलश यात्रा के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। मामला मोतीगंज के रामनगर बरकट काली माता मंदिर के पास का है। जानकारी मिली है कि पुरानी रंजिश के चलते पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने कलश यात्रा पर पथराव किया, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
उन्नाव में रेलवे ट्रैक पर युवक युवती का शव पड़ा मिला है। जानकारी ये मिल रही है कि दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की है। मामला गंगाघाट कोतवाली इलाके का है। मालगाड़ी के ड्राइवर ने रेलवे ट्रैक पर शव की सूचना कंट्रोल रूम को दी थी, जिसके बाद गंगाघाट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के हाथ कपड़े से बंधे हुए थे, वहीं दोनों के चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों रिश्तेदार भी थे, लेकिन साथ ही दोनों में प्रेम संबंध भी था। संभावना जताई जा रही है कि दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज गंगा घाट में आउटर पे एक प्रेमी युगल का शव ट्रैक पे किनारे मिला है, जिससे ये प्रथम दृष्टया जांच में पता चल रहा है कि ये रिश्तेदार थे, आपस में ममेरे भाई बहन थे और इनके द्वारा ट्रेन के सामने कूद करके जान दे दी गई है। अभी तक की जांच में आत्महत्या का मामला प्रकट होता है। इनके घर वालों को खबर कर दिया गया है, इनकी तस्दीक कर ली गई है और जो भी इसमें तहरीर मिलेगा उसके आधार पर अगली कार्रवाई की है। बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।